नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो हम लास्ट सेशन से पढ़ते आ रहे हैं, अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक अलंकार। तो देखिए, अलंकारों की कितनी महत्ता है वो अभी तक आप समझ चुके हैं। किस तरह से हम अलंकारों को अपने हिंदी जो हमारा एक तरह से काव्य है उसमें हम प्रयोग करते हैं। यानी कि अलंकारों का प्रयोग हम क्या किस लिए करते हैं? काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, यानी कि काव्य को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और भी ज्यादा एक तरह से अच्छा बनाने के लिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर अलंकारों के बारे में काफी सारी चीजें अपने लास्ट 2 सेशन से हम पढ़ रहे हैं। और देखिए, अलंकार की परिभाषा, अलंकार क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और इस तरह से देखिए, अलंकारों के भेद भी मैंने आप लोग को यहाँ पर बताए। अलंकारों के 2 भेद होते हैं, क्योंकि कहीं पर अलंकारों में क्या होता है कि काव्य में शब्दों के आधार पर काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है, काव्य को सजाया जाता है। तो वहां पर शब्दालंकार, जहां पर काव्य को उसके अर्थ के आधार पर, यानी कि शब्दों के अर्थ के आधार पर सजाया जाता है, सुंदर बनाया जाता है, उसे कहते हैं अर्था अलंकार। तो देखिए, यहाँ पर शब्दालंकार के भी हमने 3 भेद पढ़े थे और मुझे लगता है अभी तक काफी कुछ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो देखिए, क्योंकि ये जो अलंकार है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने जो तीनों अलंकार हैं ये हमने शब्दालंकार कहे, और ये प्रमुख शब्दालंकार ये 3 हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं और मुझे लगता है कि आप लोगों को अब तक ये कंठस्थ हो चुके होंगे, कोई भी कंफ्यूजन इनमें नहीं होगा। जैसे पहला है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, यहाँ पर बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको केवल कुछ जरूरी बातें हैं जो आपने याद रखनी है। जैसे आपका ये अनुप्रास अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार में केवल और केवल एक ही बात आपने याद रखनी है, वो है एक वर्ण की आवृत्ति। वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। कि क्या यहाँ पर याद रखना है? एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। बहुत ही सरल, एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। अगर कोई एक वर्ण है तो उसकी आवृत्ति एक से अधिक बार। बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवाए हैं, 2 से 3 एग्जाम्पल यहाँ पर लगभग मैंने आपको लिखवाए हैं, और आप लोगों ने भी अब तक काफी चीजें कर ली होंगी। तो कुछ भी बहुत ज्यादा रटना नहीं है, समझना है, क्योंकि अलंकार मैंने आपको बार बार बताया है कि हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद आता है आपका यमक अलंकार। देखिए, यमक अलंकार क्या होता है? यमक अलंकार में आपके एक शब्द की आवृत्ति, ठीक है, यहाँ पर वर्ण और शब्द, कंफ्यूज मत होइएगा। अनुप्रास अलंकार जो है वहां पर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है। यमक अलंकार में शब्द की आवृत्ति, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार। और देखिए, केवल इतना ही नहीं, इसके आगे भी है। वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार नहीं, यहाँ पर एक और चीज है कि शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार तो होती है, साथ ही दोनों शब्दों के अर्थ भी डिफरेंट होते हैं। यानी कि शब्द एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है लेकिन अर्थ उसके अलग अलग हैं। तो देखिए, एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार, परंतु अर्थ अलग, ठीक है, परंतु अर्थ अलग होते हैं, ठीक है। उसके बाद श्लेष अलंकार। तो श्लेष का मैंने क्या बताया आपको? जुड़ा होना। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या जुड़ा होना, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, आपका शब्द तो
अलग अलग होते हैं, लेकिन उन पर एक शब्द पर एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं। ठीक है, क्या होता है? एक शब्द पर एक से अधिक अर्थ, एक शब्द पर एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं। तो ये बिल्कुल आपके 3 यहां पर प्रमुख शब्दा अलंकार मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे अपनी और जैसे आप 9th में जाएंगे, 10th में जाएंगे, तो आपको और भी चीजें पढ़ने को मिलेंगी अलंकारों में, लेकिन अभी आपको केवल यहाँ पर सिर्फ ये प्रमुख शब्द अलंकार जो 3 हैं ये आपने याद करने हैं। इनकी विशेषताएं याद करनी है कि अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति होती है, यमक में एक शब्द की आवृत्ति होती है, श्लेष में एक शब्द पर एक से अधिक अर्थ जुड़े होते हैं। तो ये है आपका शब्द अलंकार। इसी के साथ हमने यहाँ पर आगे पढ़ा था अर्था अलंकार। अर्था अलंकार में मैंने आपको यहाँ पर 5 जो है मुख्य अलंकार बताए थे। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति और मानवीयकरण। तो देखिए जरा सी कंफ्यूजिंग है ये आपका अर्था अलंकार। इसमें कई बार 3 चीजों में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इन तीनों में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं, यानी कि उनको बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती हैं ये तीनों चीजें। तो इसके लिए भी सेम आपने वही चीज करनी है। क्या करना है? आपने कुछ भी रटना नहीं है, आपने समझना है। जिस काव्य में शब्द के बजाय अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करके काव्य को सजाया जाता है, यानी कि उसके अर्थ को सुंदर बनाने की कोशिश की जाती है, तो वहां पर अर्था अलंकार होता है। जैसे मैंने आपको उपमा अलंकार में बताया, कुछ चीजें देखिए मैं हाथ के हाथ उनको अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप लोग उसमें उस चीज को ध्यान रखें। तो आप भी जब कोई ऐसी चीज में लिखवाती हूँ तो उसको आप अगर आप पेन से लिख रहे हैं तो उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए, अगर आप पेंसिल से लिख रहे हैं तो उसे डार्क कर दीजिए। तो जैसे भी हो, ताकि आपकी नजर उस पर पड़े और उसके आधार पर उसको आप समझें। तो यहाँ पर मैंने कहा उपमा अलंकार में बहुत अधिक समानता के कारण कुछ चीजें बहुत अधिक सेम होती हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती हैं, यानी कि एक्चुअल में वो बिल्कुल अलग चीजें हैं, लेकिन बाहर से देखने पर उनमें समानता होती है। ठीक है, और उससे क्या कर देते हैं, हम उन दोनों की कंपेयर करते हैं, उन दोनों की तुलना कर देते हैं आपस में। बहुत ही सरल सा हमने एग्जांपल दिया था, काजल की रेख सी कतार है खजूर की। खजूर के पेड़ों की जो कतार है, पंक्ति है, उसका हमने यहाँ पर तुलना कर दी, जो आंखों में लगा हुआ काजल है उससे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं तुलना। तो ये है हमारा उपमा अलंकार। इसी तरह से हमने रूपक अलंकार में यहाँ पर पढ़ा था, यहाँ तुलना ना करके, देखिए यहाँ पर तुलना शब्द को मैंने एक तरह से हाईलाइट किया है, लेकिन तुलना के बाद यहाँ पर ना करके भी शब्द आया है। ठीक है, यहाँ पर तुलना नहीं होती, यहाँ पर दूसरी वस्तु का ही रूप दे दिया जाता है, यहाँ पर कंपेयर नहीं किया जाता। रूपक अलंकार, रूपक यानी कि रूप, उसी का रूप दे दिया जाता है। छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण कमल, अब आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते हैं, अब इसको कमल का ही रूप दे दिया गया है, कंपेयर नहीं किया गया है कमल से। भगवान श्री हरि के चरणों की तुलना नहीं की गई है कमल से, यहाँ पर उनको कमल का ही रूप दे दिया गया है। अब ये नाम आप अकेले नहीं पढ़ सकते, आप साथ में ही पढ़ेंगे, चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई, यानी कि चरणों को कमल का ही रूप दे दिया गया है, कमल को चरणों का ही रूप दे दिया गया है, दोनों में कोई भी डिफरेंस यहाँ पर नहीं है, तो इसीलिए इसको कहा है रूपक अलंकार। ठीक है, तो इसमें मैंने आप लोग को देखिए यहाँ पर कहा भी था कि कुछ और एग्जाम्पल लिख कर लाएंगे आप लोग। इसके बाद हमने पढ़ा था उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां भिन्न होते हुए भी, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा, इसको हम पहली बार रिवाइज कर रहे हैं, आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा, जिन्होंने नहीं किया है वो अभी भी कर सकते हैं। जहां भिन्न होते हुए भी समानता प्रकट करने के लिए उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है। उपमेय में
उपमेय में उपमान की कल्पना कर ली जाती है या संभावना कर ली जाती है, मान लिया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो मान लिया जाता है, ठीक है। वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी कि जहां पर कुछ भी मान लिया जाता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देखिए कितना सुंदर सा एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ा था। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो हमने ये बताने के लिए कि उनको कितना ज्यादा क्रोध आया था, हमने ये बताने के लिए मान लिया जैसे सोता हुआ सागर जग गया हो हवा के वेग से। ये हमने मान लिया, हमने इस बात की संभावना यहाँ पर प्रकट की। तो हमने कहा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। और मैंने इसमें बहुत सारे आप देख सकते हैं शब्द लिखवाए हैं, जैसे कहीं पर भी आपको मनो, मानो, मनु, जानो, जनु आदि शब्दों का जब आपको प्रयोग मिलता है तो वहां पर आप हमेशा देखेंगे कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार हमने यहाँ पर पढ़ा था अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार में देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, अतिशयोक्ति अलंकार में अतिशयोक्ति रटना नहीं है, समझना है। अतिशयोक्ति, अति यानी कि बहुत अधिक, उक्ति यानी कि जिसके बारे में बताया जाए, शयोक्ति जिसके बारे में कुछ कहा जाए, अति यानी कि बहुत ज्यादा। तो देखिए जहां काव्य में किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन, जब भी कभी काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, ठीक है, किसी के बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, तो वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। वहां पर क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल दिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर कहा कि हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी कि हनुमान जी की पूंछ में तो आग लगी नहीं लेकिन लंका सारी जल गई। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कोई भी चीज अगर बतानी हो तो थोड़ा सा ढंग से बताए कि जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है। कोई बात अगर कहनी ही है तो ऐसी कही जाए ना कि जिस पर विश्वास किया जा सके, लेकिन यहाँ पर तो ऐसी बात कही गई है कि जिस पर हमें विश्वास ही नहीं हो रहा है। अतिशयोक्ति अलंकार कहाँ पर होता है, जहां पर हमें विश्वास ही ना हो। है अच्छा, ऐसा भी हुआ था, यानी कि हम विश्वास न कर पाए जहां पर, ठीक है, उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, जहां पर विश्वास करना कठिन हो। तो हनुमान जी की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो अब यहाँ पर ये हमने लास्ट अपना पढ़ा था अतिशयोक्ति अलंकार। और उसके बाद जो हमारा लास्ट यहाँ पर अलंकार शेष था वो था हमारा मानवीयकरण अलंकार। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा मजेदार। और ज्यादातर आप जितने भी काव्य पढ़ते हैं आपकी पाठ्य पुस्तिकाओं में, ज्यादातर जितने भी काव्य होते हैं उसमें कवियों के द्वारा प्रकृति का हो, आकाश का हो, तारों का हो, चंद्रमा का हो, समुद्र का हो, पेड़ पौधों का हो, खेत खलिहानों का हो, मानवीयकरण किया होता है, यानी कि उन्हीं के आधार पर कविता लिखी गई होती है। तो क्या होता है मानवीयकरण अलंकार, क्या होता है मानवीयकरण अलंकार। तो चलिए मानवीयकरण अलंकार यहाँ पर पढ़ लेते हैं। नंबर 5 है अतिशयोक्ति अलंकार में। तो हमने बताया
कि जहां पर क्या होता है, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, वहां पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मानवीयकरण अलंकार होता है जहां पर जो जड़ चीजें होती हैं, यानी कि जो निर्जीव चीजें होती हैं। इस तरह पेड़ पौधे निर्जीव नहीं है, ये मुझे पता है, आपको भी पता है, लेकिन जो जड़ चीजें होती है, जो स्थिर चीजें होती है, उनका भी मानवीयकरण कर दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देखो चांद मुस्कुरा रहा है, ठीक है, या पेड़ के लिए कहा जाता है कि वो ऐसे नाच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से उनका मानवीयकरण कर दिया जाता है, जो जड़ चीजें होती हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार लिख लेते हैं कि क्या होता है मानवीयकरण अलंकार। जहां काव्य में जड़, जहां काव्य में जड़ में चेतन, जड़ में चेतन। अब ये चेतन क्या होता है, यानी कि जो जड़ वस्तु है और उसमें चेतना, अर्थात किसी भी कोई भी चीज हो उसका मानवीयकरण कर दिया जाता है, यानी कि बताया जाता है कि वो मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहा है, वो इंसान की तरह व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो वहां पर जहां काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, जड़ में चेतन का आरोप होता है, वहां जड़ में चेतन का आरोप होता है और वहां मानवीकरण अलंकार होता है। वहां क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है, यानी कि जहां पर जड़ प्रकृति पर, जहां जो जड़ प्रकृति होती है वहां पर मानवीय भावनाओं की बात की जाती है, मानवीय क्रियाकलापों की बात की जाती है, ठीक है। ये समझने की कोशिश करें कि जहां काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, यानी कि प्रकृति जो जड़ है, जो अपनी जगह से नहीं हिल सकती, जो बात नहीं कर सकती, जो हंस नहीं सकती, जो बोल नहीं सकती, जो आपके सामने नहीं खा सकती, वो सब चीजें यहाँ पर बताई जाती हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपने बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी जिसमें यहाँ पर बताया गया है आपकी पाठ्य पुस्तिका में कि इस तरह से फूल हंस रहा है, सांस ले रहा है, ठीक है। तो यही चीजें हैं कि उनमें क्या किया जाता है, मानवीय क्रियाकलापों का आरोप होता है। तो देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है, बीती विभावरी, बीती विभावरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर। ध्यान से सुनिएगा क्या है मानवीयकरण अलंकार। अंबर पनघट में, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा, उषा नागरी। देखिए कितनी सुंदर, कितनी प्यारी पंक्ति है और कितनी सुंदर पंक्तियों के द्वारा प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, उषा अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। देखिए यहाँ पर सभी चीजों का मानवीयकरण किया गया है। क्या कहा है, बीती विभावरी जागरी, यानी कि रात बीत चुकी है, अब उठ जाओ, अंबर पनघट में डुबो रही। अंबर, अंबर यानी कि जो आकाश है उसको क्या बोला है, पनघट कहा है। आकाश को क्या कहा है,
पनघट कहा है। सुबह सुबह जो गांव की महिलाएं होती हैं वो क्या करती हैं, पनघट पर जाती हैं, अपने जहां पर उनका पानी का जल स्रोत है वहां पर जाती हैं पानी भरने के लिए। सुबह सुबह सबसे पहला काम होता है कि नहा धोकर ताजा पानी भरने के लिए वो अपने पनघट पर जाती हैं, जल स्रोत पर जाती हैं। और आपने देखा होगा पहाड़ों में बहुत सुंदर सुंदर धारे होते हैं जहां पर पानी के पानी का स्रोत फूटा हुआ होता है और वहां पर अपने आप पानी आता है। और इसी तरह से वहां पर जाकर सुबह सुबह क्या करती है महिलाएं, सबसे पहले पानी भरती है। तो कितना सुंदर तरीके से यहाँ पर प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है। अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर को पनघट बताया है, तारा घट उषा नागरी, तारों रूपी घट, घट यानी कि घड़ा, वो डुबो रही है अंबर पनघट में, तारा घट, तारों रूपी घड़ा जो है उषा नागरी। उषा, उषा किसे कहते हैं, जो प्रातःकालीन जो दृश्य होता है जब हमारा सूरज पूरी तरह से निकला हुआ नहीं होता है और उस समय पर जब आप देखिए आजकल ये टाइम होता है आपका 6:15 6:30 बजे के करीब जब आप बाहर निकलेंगे तो उजाला नहीं होता है, लेकिन आप पूर्व की तरफ देखेंगे तो वहां पर क्या होता है, लाल लाल आकाश हो जाता है, हल्का सा, बिल्कुल ऐसा लगता है कि रात अब जा रही है और सुबह हो रही है, तो उसे कहते हैं उषा काल। ठीक है, प्रातः बिल्कुल जब सुबह सुबह हो रही होती है। तो अंबर पनघट पर डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो अंबर रूपी पनघट पर तारों रूपी जो घड़ा है उसको, जो उषा नागरी, उषा जो है उसको एक युवती की संज्ञा दी है, एक नारी की संज्ञा दी है, जो क्या कर रही है, पनघट रूपी अंबर में तारों के घड़ों को डुबो रही है। यानी कि जब सूर्य उदय होता है तो क्या होता है, आप तारे आपने पढ़ा होगा और आगे भी पढ़ेंगे कि तारे जो है वो दिन में भी आकाश में ही रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। सूर्य का प्रकाश इतनी तेज होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे जैसे सूर्य निकल रहा होता है तारे ऐसे ऐसे छिपने लगते हैं, डूबने लगते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ये कहा कि जो उषा नागरी है वो तारों रूपी घट को पनघट पर डुबो रही है, पनघट में डुबो रही है। तो इस तरह से देखिए कितना सुंदर तरीके से प्रकृति का मानवीयकरण यहाँ पर किया गया है। इसी तरह से देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। फूलों के आसपास देखिए यहाँ पर एक और आपका अलंकार मैं आपको बताऊंगी, इसमें आप होमवर्क में खुद से लिखकर लाएंगे। एक मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है और एक आप खुद से लिखकर लाएंगे एक एग्जाम्पल, ताकि आप घर पर इसको एक बार रीड करेंगे, घर पर एक बार पढ़ेंगे और एक और एग्जाम्पल खुद से लिखकर लाएंगे। सभी को समझ आया? समझ आया सभी को? काफी टाइम से, पिछले 3 सेशन से हम यहाँ पर अलंकारों को पढ़ रहे हैं और मैं हर बार जब भी आपको पढ़ाती हूँ तो लास्ट सेशन में जो भी हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करवाती हूँ। समझ आए सभी को अलंकार? लगभग हमारे अलंकार यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं सारे, केवल एक ही अलंकार यहाँ पर शेष है जो मैंने आपको नहीं लिखवाया था, संदेहा अलंकार, उसको भी मैं आपको लिखवाऊंगी। लेकिन पहले आप मुझे थम्स अप करके बताइए कि आप सभी को क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया? यस यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कोई भी डाउट होता है, क्योंकि अलंकार अभी देखिए अलंकार मैंने आपको क्या परिभाषा बताई अलंकार की, कि काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले चमत्कार को हिंदी व्याकरण में अलंकार कहते हैं। तो यानी कि काव्य तो आप पढ़ते ही हैं, कविताएं तो आप पढ़ते ही हैं। आपने देखा होगा जब भी आपके जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अभ्यास के प्रश्न जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जरूर लिखा हुआ आता है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि उस प्रश्न को कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को यहाँ पर अलंकार अब क्लियर करवा दिए हैं, रिवाइज करवा दिए हैं 1 से अधिक बार। हर बार मैं आपको अलंकार यहाँ पर रिवाइज करवा रही हूँ। तो
एक बार कोई भी बच्चा मुझे अलंकार के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं अलंकार के, हैंड रेस करेंगे। जो भी बताना चाहता है हैंड रेस करेगा। अलंकार के कितने भेद होते हैं? जीआईसी बुग्गा वाला, और कौन सा है? जीआईसी हरमानी, जीजीआईसी बुग्गा वाला, जीआईसी हरमानी। अलंकार के कितने भेद होते हैं? क्योंकि आगे पढ़कर कोई फायदा नहीं, या और ज्यादा बात करके कोई फायदा नहीं अगर आप लोगों को केवल इतना भी याद नहीं हुआ अभी तक। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? फटाफट माइक लीजिए, हैंड रेस कीजिए जिसको भी आता है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अभी सभी ने हैंड रेस किया था कि मैम समझ में आ गया, सब ने हैंड रेस किया था अभी इस तरह से। और अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को मेरी जो वॉइस है वो आ ही नहीं रही है। नोट डाउन किया है अलंकार के कितने भेद होते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स। एक बार पढ़ाओ, 2 बार पढ़ाओ, 3 बार पढ़ाओ, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लोग केवल और केवल यहाँ पर बैठे हैं, बस अपने टीवी स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं, आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल माइक रेडी रखिए और आंसर दीजिए, क्योंकि कितना भी अभी मैंने यहाँ पर स्टार्ट करने से पहले लगभग पूरे 2 सेशंस का जितना भी हमने पढ़ा था। बच्चे आपकी वॉइस नहीं आ रही है। जीजीआईसी बुग्गा वाला, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास 7 के बच्चे हैं आप? मैम 6 के। कोई बात नहीं, आप लोगों ने पढ़ा अलंकार इससे पहले? नो मैम। ओके, कोई बात नहीं, कोई भी बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। जब भी आपसे कहा जाता है माइक लेने के लिए तो आप जरूर रिस्पॉन्स करें। आपने सही किया, आपने बताया आप क्लास 6 के बच्चे हैं, लेकिन कोई भी पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती। अभी भी मैंने यहाँ पर शुरुआत से ही बताया कि अलंकार क्या होते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले चमत्कार को व्याकरण में अलंकार कहते हैं। जब भी आप कोई कविता पढ़ते हैं तो जैसे उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरह से उस कविता को सुंदर बनाने की कोशिश की गई होती है, तो उन्हीं कारणों को, उन्हीं रीजन को हम कहते हैं अलंकार। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप जो भी पढ़ाया जाता है, अगर आप क्लास में बैठे हैं, जो भी पढ़ाया जाता है उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि चाहे आप 6 के हैं, चाहे आप 7 के हैं, चाहे आप 8 के हैं, तो कोई भी पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती। ओके, चलिए बैठ जाइए। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज अलंकारों से संबंधित हमारा ये जो टॉपिक है बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा और आप घर पर जाकर इसको रिवाइज भी करेंगे। और इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स इनमें लिख कर लाएंगे। जिन बच्चों ने नहीं लिखे हैं वो लिख कर लाएंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।